स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदुस्तान की तस्वीर को समझने के लिए आपको गांव में पहुंचना होगा। एफपीओ बनाकर हमारी महिलाओं ने खुद को आत्मनिर्भर किया है। हिंदुस्तान का किसान बदल रहा है, हाईटेक खेती कर रहा है। भारत सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है कि जिसके तहत केवीके लगातार काम कर रहा है। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। 30 ग्राम योजना के तहत ये गांव किस तरह से काम कर रहा है, आज हम बात कर रहे हैं इनोवेटिव फार्मर की। तो मोदी जी के साथ चल रहे हैं और मोदी जी किसानों के साथ चल रहे हैं। खेती बाड़ी में लाभ हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने लिए हमारे तक ये आपको भेजा है दिल्ली से। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की पंचायतों के लिए आवंटित की 979 करोड़ रुपए। केंद्रीय परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए किया गया आवंटन। घर घर नल से जल, ग्रामीण सड़क निर्माण सहित पंचायती राज सेवाओं को किया जाएगा पूरा। लगातार बारिश होने को प्राकृतिक आपदा मानने का महाराष्ट्र सरकार ने लिया निर्णय। किसानों को होगा लाभ। लगातार 5 दिनों तक 10 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो माना जाएगा प्राकृतिक आपदा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को शहडोल बहेरिया में सिंचाई परियोजना का किया लोकार्पण। कहा, सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए कई परियोजनाएं संचालित और निर्माणाधीन। ऊंचे स्थानों तक सिंचाई के लिए पाइपलाइन डालकर खेत तक पहुंचाया जा रहा है पानी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बुनकरों के लिए पावर लूम के संबंध में प्रस्ताव पास। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना को भी मिली मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य के पंचायत विभाग के लिए 979 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बताया जा रहा है कि पंचायतों में लंबित केंद्रीय परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इस राशि का आवंटन किया गया है। इसमें घर घर नल से जल, ग्रामीण सड़क निर्माण समेत अन्य पंचायती राज सेवाओं को पूरा किया जाएगा। इसके पहले केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मिड डे मील परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री वित्तीय आवंटन बकाया को लेकर 2 दिनों के धरने पर भी बैठी थी। हालांकि उसके बाद जिस मद में रुपए देना आवश्यक रहा है उसमें वित्तीय आवंटन होता रहा है। ये भी आरोप है कि केंद्र से मिलने वाली राशि के आय व्यय का हिसाब ममता बनर्जी की सरकार केंद्र को मुहैया नहीं करवाती है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सूबे में लगातार बारिश होने को प्राकृतिक आपदा मानने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य के किसानों को लाभ मिलने वाला है। कैबिनेट की बैठक में प्राकृतिक आपदा के नियमों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव कृषि विभाग द्वारा लाया गया था। इस प्रस्ताव के तहत अगर राज्य में लगातार 5 दिनों तक 10 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो इसे प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस प्रस्ताव को आम सहमति से मंजूर कर दिया है। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लगातार बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित करने का निर्णय लिया है। अगर हर दिन बारिश हो और उसमें निरंतरता बनी रहे तो फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को मदद मिल सकती है।
इससे पहले राज्य में 65 मिलीमीटर से अधिक बारिश, ओलावृष्टि या बारिश नहीं होने पर सहायता प्रदान की जाती थी। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अब एकनाथ शिंदे की सरकार ने लगातार बारिश को प्राकृतिक आपदा के रूप में शामिल करने का फैसला किया है। इससे किसान लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को शहडोल जिले के ग्राम बहेरिया में 116 करोड़ 78 लाख रुपए लागत की सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर चौहान ने कहा कि किसानों की खुशहाली सरकार की प्राथमिकता है। किसानों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए अनेक परियोजनाएं संचालित एवं निर्माणाधीन हैं। ऊंचे स्थानों तक सिंचाई के लिए पाइपलाइन डालकर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहडोल जिले की हिरबार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से 37 ग्रामों में किसानों की 7,481 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा, जिससे किसानों की जिंदगी बदलेगी और उनके खेत लहलहा उठेंगे। चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित भी की जा रही हैं। किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने फसल ऋण माफी का झूठा वादा कर किसानों को कर्जदार बना दिया था। हमारी सरकार ऐसे सभी किसानों के कर्ज का ब्याज भरेगी, जिससे कि वे शासन की योजनाओं का लाभ फिर से ले सकेंगे। उन्होंने लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए महिलाओं से आवेदन संबंधी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हर गांव और वार्ड में योजना के शिविर लगाए जा रहे हैं। सभी पात्र बहनों को जून माह से योजना की 1,000 रुपए की राशि मिलना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने योजना के प्रावधान और आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी भी दी। लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति है। सामाजिक क्रांति। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में 4 पल खुशी के आए, मुस्कुराहट के आए, प्रसन्नता और आनंद के आए, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। ये योजना मेरी लाडली बहनों इसलिए बनाई कि मैंने बचपन से देखा कि बहनों के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ, बेटियों के साथ भी पूरा न्याय नहीं हुआ। बेटी अगर आएगी तो उसके खाते में 30,000 रुपया जमा करेंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पार करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, फिर 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 11वीं में के बाद 12वीं में जाएगी तो 6,000 और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। ये मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में MSME नगर विकास समेत कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। योगी कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। बुनकरों के लिए पावर लूम के संबंध से प्रस्ताव पास हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना को मंजूरी मिली है। सब्सिडी के साथ योजना को मंजूरी दी गई है। 1 अप्रैल से योजना लागू मानी जाएगी। नगर विकास विभाग की अमृत 2 योजना के पेयजल व सीवेज की 1,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। 38,431 घरों को कनेक्शन मिलेगा। इसके अलावा आवास विकास विभाग के प्रस्ताव, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। और राजस्थान मोटे अनाज यानी श्री अन्न के उत्पादन में देश भर में सबसे ऊपर है। देश के मोटे अनाज के उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 28.6% है और खेती के क्षेत्रफल में 36% हिस्सेदारी है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। हमारा देश पूरे विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर है। सुपर फूड कहलाने वाले मोटे अनाज के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता पैदा हुई है। दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता तेजी से बढ़ी है। मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, रागी एवं कोदो जैसे अनाज को शामिल किया गया है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होने और प्रोटीन, विटामिन बी एवं खनिज भरपूर मात्रा में होने के कारण वैज्ञानिकों ने मोटे अनाज को पौष्टिक धान्य का दर्जा दिया है।
वैज्ञानिकों ने माना है कि संपूर्ण पोषण के लिए भोजन में बाजरा, ज्वार, कंगनी, सावा, कोदो, कुटकी एवं रागी धन्य को शामिल किया जाना चाहिए। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि राज्य में पैदा होने वाले मोटे अनाज में बाजरा और ज्वार प्रमुख हैं। बाजरे के उत्पादन में 41.7% की हिस्सेदारी के साथ राज्य देश में पहले पायदान पर है। वहीं ज्वार के उत्पादन में तीसरे पायदान पर है। राज्य के दक्षिणी जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर और सिरोही के क्षेत्रों में मोटे अनाज में सांबा, कंगनी, कोदो तथा कुटकी का उत्पादन भी किया जाता है। कानाराम ने बताया कि राज्य सरकार ने मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि एवं घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए वर्ष 2022-23 में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन प्रारंभ किया है। साथ ही कृषकों, उद्यमियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को 100 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिड डे मील, इंदिरा रसोई और ICDS योजनाओं में मोटे अनाज को शामिल किया है। और राजस्थान सरकार बीज उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। अब राज्य सरकार 15 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 1.25 लाख से अधिक किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण 35,000 क्विंटल बीज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इससे लगभग 5.89 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन होगा और किसानों को संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बीज वितरण और उत्पादन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। योजना में गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ एवं उड़द की फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे 10 वर्ष से कम अवधि की उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन होगा। इस निर्णय से प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में वृद्धि होगी और कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। 15 करोड़ रुपए की राशि कृषक कल्याण कोष से वहन की जाएगी। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत बीज उत्पादन बढ़ाने और लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई थी। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। कृषि क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेकराम शर्मा उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। नेकराम शर्मा जैविक खेती से जुड़े हैं। वे 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं। 9 अनाज एक प्राकृतिक अंतर फसल विधि है, जिसमें 9 खाद्यान्न बिना किसी रासायनिक उपयोग के जमीन के एक ही टुकड़े पर उगाए जाते हैं। इससे पानी के उपयोग में 50% की कटौती और भूमि की उर्वरता बढ़ती है। उन्होंने अन्य किसानों को भी इस प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्थानीय स्वदेशी बीजों का उत्पादन कर 6 राज्यों में 10,000 से अधिक किसानों को बिना किसी शुल्क के वितरित कर रहे हैं। खुशी तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं पिछले 30 वर्षों से इन सब कामों में लगा था। मैंने अपने गांव से शुरुआत करी थी और धीरे धीरे पूरा अपना ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, फिर पूरे हिमाचल प्रदेश में हम लोग ये काम कर रहे थे। तो कभी ये सोचा नहीं था कि मेरा नाम भी कभी इस बात के लिए चिन्ह होगा, और ना कभी हमने कोई ऐसा कोई आवेदन किया। कई बार मुझे बोलते भी थे कि आप ये अप्लाई करो, आप इतना अच्छा काम करें। हमने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे तो यही खुशी है कि लोगों का जंगल अच्छा हो गया और लोगों का खेत में अच्छा अन्न पैदा होना शुरू हो गया। तो कोई लोग केमिकल ना डाले, अपना गाय पाले और ये सब काम करे, तो इस तरह का जीवन हो जाए, तो मेरे लिए यही सब कुछ है। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राजन चौधरी ने कहा कि मौसम का पूर्वानुमान कर फसलों पर मौसम का पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सकता है और कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मौसम के कुप्रभाव से फसलों को बचाने और किसानों को कृषि संबंधी सलाह देने के लिए ही जिला कृषि मौसम इकाई के तहत खूंटी में कृषि विज्ञान केंद्र संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अंतर्गत पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र का संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार की ओर से किया जाता है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। खूंटी जिले में सिंचाई की सुविधा नहीं के बराबर है और यहाँ के किसानों को पूर्ण रूप से वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
डोभा और कुएं में जमा पानी ही यहाँ सिंचाई का मुख्य साधन है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन हमारी खेतीबाड़ी के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रहा है, जबकि कृषि की उत्पादकता पूरी तरह मौसम, जलवायु और पानी की उपलब्धता पर निर्भर होती है। ऐसे में मौसम के बारे में पूर्वानुमान और सलाह किसानों के लिए वरदान साबित होती है। उन्होंने कहा कि जिला कृषि मौसम इकाई कृषकों को मौसम संबंधी सलाह के साथ साथ मौसम आधारित खेती और पशुधन प्रबंधन की रणनीतियों और संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर मध्यम अवधि के मौसम का पूर्वानुमान तैयार किया जाता है। सरकार ने अगले 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक सालाना 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए बोलियां आमंत्रित करने का फैसला किया है। ISTS यानी अंतर राज्य परीक्षण ट्रांसमिशन से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की इन वार्षिक बोलियों में प्रतिवर्ष कम से कम 10 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना भी शामिल होगी। केंद्रीय मंत्री RK सिंह की अध्यक्षता में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पिछले सप्ताह हुई बैठक में इस योजना को अंतिम रूप दिया गया, जो COP26 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने की बात कही थी। बैठक के दौरान RK सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक RE क्षमता वृद्धि की घोषणा 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा ऊर्जा स्रोतों में तेजी से बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये क्षमता वृद्धि उन RE क्षमताओं के अतिरिक्त है जो मंत्रालय की रूफ टॉप सोलर और PM कुसुम जैसी योजनाओं के तहत आएगी। पूर्वोत्तर के विकास के लिए भारत सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तकरीबन 2500 करोड़ लागत की इन परियोजनाओं से मिजोरम में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। देखते हैं OP यादव की ये खास रिपोर्ट। It is a very important milestone for the state, and the people of Mizoram are also very happy to have witnessed such a day. पूर्वोत्तर राज्यों का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता में रहा है। प्रदेश में चहुमुखी विकास के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि को मजबूती देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम की राजधानी आइजॉल में 24 अरब 15 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पिछले 9 साल में मोदी जी के प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से और नॉर्थ ईस्ट की जनता के सहयोग से पूर्वोत्तर में हम शांति ला पाए हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाई है और भारत के बाकी हिस्सों जितना ही विकास नॉर्थ ईस्ट में करने में हमें सफलता मिली। केंद्रीय गृह मंत्री के आइजॉल दौरे को मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने विकास के लिए अहम बताया। We are really grateful to the Home Minister. In spite of his very busy schedule, he spared the time to come here. मिजोरम की मुख्य सचिव रेणु शर्मा ने कहा कि इन परियोजनाओं के कारण मिजोरम में संस्थागत विकास के साथ पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये हमेशा हमारा प्रयत्न रहता है कि स्टेट और सेंटर बिल्कुल साथ चलें और सेंटर से बहुत हैंड होल्डिंग होती है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर राज्य प्रशासन ने आइजॉल और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। जहां तक सुरक्षा प्रबंधों की बात है, व्यापक तौर पे हमने हर तरह का सुरक्षा प्रबंध यहाँ पे किए हैं और मिजोरम पुलिस और ट्रैफिक पुलिस और हमने इवन CRPF को भी इस इंतजामात में शामिल किया है। तो सारी एजेंसियों के साथ मिलके और हम यहाँ की सारी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना चाह रहे हैं। आइजॉल के उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश में खाद्य डिपो की जरूरत थी। यहाँ राशन डिपो बनने से सूबे की खाद्य जरूरतें पूरा करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मौजूद अन्य नागरिकों ने भी केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को विकास के लिहाज से अहम बताया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मिजोरम को राज्य के रूप में अस्तित्व में आए महज 36 साल हुए हैं।
लेकिन इतने कम समय में भी मिजोरम ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण से एक और जहां मिजोरम के लोगों को कई तरह के लाभ होंगे, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्यों में संस्थागत विकास के साथ साथ नए आयाम स्थापित करने की महत्वपूर्ण पहल भी शुरू होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन लाल डोंगा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, आइजोल। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो 5 अप्रैल को सूरतगढ़ मंडी में कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि चल्ला मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 5 अप्रैल को कपास की खरीद 7,830 रुपए के भाव पर हुई। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में 5 अप्रैल को कपास के सौदे 6,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 4 अप्रैल को कपास का भाव रहा 7,985 रुपए। 5 अप्रैल को उसके भाव में 95 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8,080 रुपए पर। वहीं तेलंगाना की चल्ला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 5 अप्रैल को कपास का कारोबार बिना किसी बदलाव के 8,300 रुपए पर हुआ। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन के सौदे नरमी के साथ हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन की खरीद बढ़त के साथ हुई। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 5,230 रुपए। 5 अप्रैल को इसका भाव 100 रुपए टूटकर 5,130 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 5 अप्रैल को सोयाबीन का कारोबार 4,500 रुपए पर हुआ। वहीं राज्य की खुजनेर मंडी में सोयाबीन के सौदे 5,250 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में बुधवार को सोयाबीन की खरीद 4,550 रुपए पर हुई। राजस्थान की कोटा मंडी में 4 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 5,150 रुपए, जो कि 5 अप्रैल को 50 रुपए बढ़कर 5,200 रुपए पर पहुंच गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वही बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 139.75 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। वही बात बुआई की करें तो मौसम अनुकूल होने की वजह से इस साल कुल तिलहनी फसलों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 31.03 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के लिए रबी तिलहनी फसलों की बुआई 109.84 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि साल 2021-22 में रबी तिलहन 102.36 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल तिलहन की बुआई 7.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल।
हिमाचल प्रदेश में मूंग की बुआई करें। मूंग के खेत में सिंचाई कर लें। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान बीन की बुआई करते रहें। यहाँ भिंडी और धनिया बोएं। इसके अलावा टमाटर और शिमला मिर्च की बुआई कर लें। हिमाचल में बैंगन और लाल मिर्च की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। वहीं किसान लौकी की रोपाई करते रहें। इस समय करेले की रोपाई करें। यहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सूरजमुखी की बुआई कर लें। किसान सेब की रोपाई करें। अभी फूलगोभी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तराखंड में मूंग की बुआई कर लें। यहाँ मक्के की बुआई करें। इसके साथ ही ज्वार की बुआई करते रहें। किसान बाजरे की बुआई कर सकते हैं। इस समय गेहूं की बुआई कर लें। गेहूं के खेत में सिंचाई करें। उत्तराखंड में अदरक की रोपाई करते रहें। वहीं सरसों की कटाई कर लें। इसके अलावा गन्ने की रोपाई कर लें। किसान सेब के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ मशरूम की खेती करें। उत्तराखंड में आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। अभी मटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ धान की बुआई करते रहें। यही किसान पपीते की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान तिल के खेत में सिंचाई करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने से आरोपी वैभव और अंकुश जैन की भी जमानत अर्जी खारिज की। कोर्ट ने कहा कि जमानत अर्जी खारिज करने के निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी संसदीय दल के सदस्यों ने संसद भवन परिसर की लाइब्रेरी भवन में पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पार्टी को और आगे ले जाएंगे। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,335 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,826 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.78% हो गया है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। सीने में दर्द,